हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। काफ़ी मतलब महीने निकल चुके हैं, मैंने वीडियो नहीं बनाया है। बट लास्ट हम लोग ओमान में थे, आप सबको पता है। एंड यूट्यूब पे भी मेरा लास्ट वीडियो ओमान का ही है। हम मथुरा पहुंच चुके थे, बट अभी बहुत टाइम होने के बाद लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स फैमिली भी पूछ रहे हैं कि भाई तुम लोग अभी इंडिया में हो या ओमान में हो, क्या हो गया मथुरा के बाद। एंड फिर तुम लोग अभी वॉर भी चल रहा था तो सेफ तो हो या नहीं, या फिर आगे के वीडियोस क्यों नहीं आ रहे हैं। ऐसे काफ़ी क्वेश्चंस एंड डाउट्स थे लोगों में। तो मैंने सोचा कि चलो भाई, अभी 4-5 महीने निकल चुके हैं तो अभी वीडियो बना के बता दे। वैसे गाइस, मथुरा के बाद हमारी लिटरली दुनिया पलट गई है। एंड एक बात मैं आपको बता दूं, ट्रैवलिंग एंड जॉब दोनों एक साथ कभी पॉसिबल नहीं होता है। हम वहाँ पे गए थे जॉब के लिए, एंड ये सोचा था कि मैं साइड बाय साइड वीडियोस बनाऊंगी। एंड 2 साल हम गल्फ़ में बिताएंगे, तो मतलब गल्फ़ में थोड़ा सा वर्क कल्चर अलग होता है। तो सोचा कि सैटरडे संडे फ्राइडे छुट्टी रहता है, तो ऐसा किया करेंगे कि फ्राइडे सैटरडे संडे प्रॉपर छुट्टी लिया करेंगे। एंड देन बाकी दोहा हो गया, मतलब जैसे कतर हो गया, कुवैत हो गया, देन यूएई हो गया, ये सारी कंट्रीज़ हम वहाँ से बाय एयर ट्रैवल किया करेंगे। 2-2 दिन घूम के हम वैसे वीडियोस बनाया करेंगे। ऐसे सब प्लान था हमारा, बट सब फ्लॉप गए सब। ये जो पिछले 4-5 महीने हमारे जो गए हैं वो बहुत ही चैलेंजिंग, बहुत ही लाइफ चेंजिंग, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, मतलब हर मतलब मैं बता नहीं सकती कि क्या हुआ है हमारे साथ। बट इतना तो मैं बता दूं कि हम मथुरा पहुंचे थे उस दिन। हमने उसके बाद मथुरा कवर भी किया। इनफैक्ट अमर का जो जॉब था वो मथुरा के आसपास ही हुआ करता था। इनफैक्ट मथुरा में ही उसका जाना आना बहुत होता था। मैं भी रूवी से मथुरा तक हम लोग रात को चल के जाते थे। कितने बार नाइट आउट मारा है सुल्तान कबूस का शिप देखने के लिए। मतलब शिप के सामने, ब्लू पानी के सामने मस्त वो समुंदर का आवाज़, नीला पानी, वहाँ के बर्ड्स, देन वहाँ का नज़ारा, वहाँ पे बैठे बैठे हर अलग अलग कंट्री के लोग वहाँ पे मैंने देखे। मतलब मथुरा एक बहुत ही अलग वाइब है। आप जब भी ओमान जाओगे मथुरा ज़रूर जाना। मेरे पास वीडियोस थे, लेकिन ऐसा होता है ना, जब मैंने ये सोचा कि और कहीं जाएंगे तो वो मिक्स करके मैं एक वीडियो बनाऊंगी और फिर वो पोस्ट करूंगी। लेकिन जब मैं वीडियोस होल्ड करती हूँ तो कुछ टाइम के बाद वो डिलीट हो जाते हैं या फिर वो निकल जाते हैं। वैसे हुआ यूँ, जब हम पवई में रह रहे थे, उसके पहले हम घनसोली में थे, नवी मुंबई में। वहाँ पे हमारा एक छोटा सा वड़ा पाव का शॉप था, जो मतलब शादी होने के तुरंत बाद हमने यही सोचा था। इवन शादी के पहले भी हमने मस्जिद बंदर में एक मतलब मुंबई, जो प्रॉपर मुंबई मानी जाती है टाउन में, हमने चाय का दुकान खोला था। हम दोनों ने जाते थे वहाँ पे, बारिश में सेटअप लगाते थे। तो तब शादी के पहले था, घर वालों को किसी को नहीं पता था, तो वो क्योंकि पता नहीं था तो डेली निकलना और डेली झूठ बोल के निकलना, तो इसके लिए वो प्लान वहाँ पे हमारा फ्लॉप गया। लेकिन हमने सोचा था जब भी हम शादी करेंगे उसके बाद हम बिज़नेस ही करेंगे, हम कभी जॉब नहीं करेंगे। तो शादी के बाद फिर हमने वड़ा पाव का दुकान, जो स्नैक रहता है, इंडियन स्नैक, स्पेशली महाराष्ट्रियन, मुंबई में बहुत फेमस है वड़ा पाव, उसका शॉप हमने खोला। बहुत अच्छा चला। फिर वहाँ पे भी अलग स्ट्रगल था। नवी मुंबई में थोड़ा सा लाइट का और उसका प्रॉब्लम है। गाउटन प्रॉपर्टी में हम रहते थे, ऊपर से 5th फ्लोर पे रहते थे। तो लिफ्ट हमें बोला था जब हमने घर लिया था कि लिफ्ट बनेगा, बट 6 महीना हमने होल्ड किया, लिफ्ट बना नहीं। तो डेली ऊपर से नीचे जाओ, बाल्टी लेके जाओ, पानी मतलब शॉप पे पानी था नहीं। हमने ये देखा कि देखते हैं शॉप चलता है नहीं चलता है, उस हिसाब से फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो फिर हम वहाँ से पवई आए। यहाँ पे हमें शॉप मिला नहीं जैसे हमें चाहिए था, और फिर कुछ काम हो नहीं रहा था जैसे हमें चाहिए था। तो एक दिन ऐसा होता है कि फ़ोन आता है अमर के एक फ्रेंड का, जो ओमान में जॉब करते हैं। उसका कॉलेज फ्रेंड था, और एक नहीं 2-2 3-3 उसके फ्रेंड्स हैं जो ओमान में अभी भी जॉब कर रहे हैं, जो मैकेनिकल इंजीनियर है। तो बस मैंने ये सुन लिया एंड मैंने अमर को बोला प्लीज़ अब इसको वापस फ़ोन करना, इसको पूछना कि भाई तू कैसे गया, क्या गया, कौन सा एजेंसी था। तब उन्होंने मुझे एक कॉन्टैक्ट दिया जो ठाणे में उनका ऑफिस है। एंड उन्होंने बोला कि आपको इतना इतना अमाउंट देना पड़ेगा तो आपको जॉब मिलेगा। तो सबसे फर्स्ट जो जॉब का आया था वो आया था इस्टोनिया कंट्री का, बट पर पर्सन 7 लाख वो मांग रहे थे, जिसमें आपका वीज़ा एंड अमर का पासपोर्ट आने के लिए इतना टाइम गया कि मैं क्या बोलूँ। मतलब 1 साल हम पासपोर्ट के पीछे ही लगे थे। अगर मैं पासपोर्ट के ऊपर अलग कहानी बनाऊँ ना तो बहुत लंबा वीडियो बनेगा एंड मे बी मेरा अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, या फिर मतलब इतना करप्शन है ना, मैं क्या बताऊँ। एनीवेज वो एक अलग ही कहानी है, बताऊंगी मैं किसी दिन। बट फिलहाल फोकस करते हैं ओमान पे। तो पासपोर्ट आया, बहुत टाइम के बाद आया। तब तक हम शिफ्ट कर चुके थे। मेरे घर वालों ने बहुत सपोर्ट किया, अमर के घर वालों ने फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट किया। कुछ काम नहीं कर रहे थे, बस रेंट पे रेंट बढ़ रहा था, हर जगह बस पैसे ही जा रहे थे। और सामान फिर हमने हमारा पूरा पुणे शिफ्ट किया।
इतना शिफ्टिंग ये सब हुआ ना कि हम लोग अभी थक गए थे और ये सोचा था कि भाई अभी बाहर ही चलना है। तो ठाणे का वो वाला स्कीम तो हमने नहीं लिया, इस्टोनिया वाला। फिर उन्होंने दुबई का बोला, बट दुबई में जा चुके हैं, मुझे पता है दुबई मुझे अभी नहीं जाना था। मुझे ऐसे कंट्री जाना था जहाँ पे थोड़ी शांति हो, तो ओमान ही बेस्ट था। पूरे गल्फ में ओमान की तारीफ़ बहुत की जाती है एंड है भी वो अच्छी कंट्री। वॉर के टाइम पे भी आपने देखा होगा ओमान पे ज़्यादा इतना असर हुआ नहीं, सब सेफ था वहाँ पे। तो फिर ओमान का उस एजेंसी से हमें फ़ोन आता है कि ओमान में भी जॉब्स है, लेकिन आपको बस 120 रियाल, 150 रियाल, 180, 200 के आगे वो बढ़ ही नहीं रहे थे। तो मैंने सोचा कि देखो भाई, मैंने पहले ट्रैवलिंग की हुई है, अमर का फर्स्ट टाइम था इंटरनेशनल टूर, बट कोई भी एजुकेटेड पर्सन जाता है तो बेसिक चीज़ हर कंट्री में फॉलो होती है। तो वैसे ही अमर को भी कॉन्फिडेंस आया, बोला कि चलो हम एक काम करते हैं, डायरेक्ट जाते हैं, डायरेक्ट जाने के बाद वहाँ पे जॉब ढूंढते हैं। तो हम गए वहाँ पे, ओमान आए। ओमान आने के बाद स्टार्टिंग का जो एक हफ्ता था हम जॉब ही ढूंढ रहे थे, और हम ऐसे जगह पे जॉब ढूंढ रहे थे कि हमें कोई भी जॉब चल जाता। बट वहाँ के लोगों ने बताया कि भाई यू पीपल आर एजुकेटेड, वाई यू ट्राइंग हियर। रूबी में लाइन से ऐसे शॉप्स थे जो हाउस कीपिंग हो गया या फिर घरेलू काम, लेडीज़ के ज़्यादा थे, एंड लाइन से उनके शॉप्स थे, लिटरली ऑफिस थे कि आप यहाँ पे आओ, आपको जॉब मिलेगा। तो 150 रियाल, 200 रियाल तक भी जो नॉर्मल जो घर के काम रहते हैं ना वो मिल जाते हैं। बट वही काम जब इंडिया के थ्रू जब लोग उनको ऑफर करते हैं तब 80 रियाल, 60 रियाल, 100 रियाल से ऊपर तो कोई पेमेंट करता नहीं है। जो भी लेडीज़ हो, छोटी मोटी चीज़ें आती हो, इवन बुटीक के काम है वहाँ पे अच्छे, इवन सुपरमार्केट्स में अच्छे अच्छे काम हैं, कैशियर के काम तो इतने हैं ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। फिर पार्लर के इतने अच्छे अच्छे जॉब्स हैं। मतलब मैं वहाँ पे जाने के बाद इतना मतलब माइंड खुल गया कि भाई लोग क्या कर रहे हैं, क्यों एजेंसीज को पैसे दे रहे हैं, एंड देने के बाद भी उनको वो अमाउंट नहीं मिल रहा है। वो लोग तो मंथली भी आपका कट कर रहे हैं पैसा। तो मैंने उसके ऊपर भी वीडियो बनाया था, बट वो वाला वीडियो भी चला गया। एंड ट्रैवलिंग के वीडियो में ये वीडियो कैसे डालूँ ना, तो इसके लिए मैंने वो होल्ड पे रखा था वो वीडियो कि चलो देखते हैं। तो 1-2 हफ्ता तो वैसे ही गए। हम लोग होटल में रुके थे, हमें इतना दिमाग नहीं आया कि भाई कोई हॉस्टल ले लेते हैं या फिर 1 महीने के लिए कोई रूम रेंट पे ले लेते हैं जो बहुत सस्ता पड़ेगा। हमारा 150-200 रियाल तो बस होटल्स में ही गया। अगर वही दिमाग, क्योंकि फर्स्ट टाइम था ना, एंड ऐसा लगा था कि भाई जाते से जॉब लगेगा, जाते से ऐसा था, जबकि ऑफर्स आ भी रहे थे लेकिन कम अमाउंट वाले आ रहे थे। तो एक बार ऐसा हुआ, मैं किसी श्रीलंकन कैफे में गई, एंड जो वीडियो में आपने देखा होगा, जो ग्लास का कप मैंने पकड़ा हुआ है, बहुत ही एंटिक ऐसा कप था, वो मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया था। वो आई थिंक अल गुब्रा या अल ख्वार में वो शॉप था। तो वो अंकल ने बताया अपना डिविजिल ऐप डाउनलोड कर लो, एंड डिविजिल ऐप पे आपको बहुत सारे जॉब के ऑफर्स मिलेंगे। तो बस जैसे मुझे पता चला, मैंने डिविजिल ऐप डाउनलोड किया, एंड पूरे गल्फ में डिविजिल ऐप चलता है, जैसे डिविजिल ओमान, डिविजिल कुवैत, डिविजिल कतर, तो वो लिया। फिर जॉब्स इन ओमान, ऐसा कोई ऐप था। देन बहुत ऐप है, एंड वहाँ पे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है। गल्फ टैलेंट करके भी है, लेकिन उसको टाइम लगता है, वो बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल्स यूज़ करते हैं। बट अगर नॉर्मल आपको जॉब्स ढूंढने हैं तो डिविजिल ऐप इज़ अ नंबर 1 ऐप इन द गल्फ। तो डाउनलोड करने के बाद मैंने सब जगह अप्लाई किया। अमर का जो CV है, मैं फटफट हर जगह मेल डाल देती थी, एंड अमर जाके इंटरव्यू देता था। तो ऐसे कर करके फाइनली हमें एक ऑफ़र आता है, जो ड्रैगन फायर एंड सेफ्टी का जॉब था। अमर ने किया मस्त। जो वो दादा थे उन्होंने बहुत ही हेल्प किया, जॉब दिया, उसके बाद एक पाकिस्तानी ड्राइवर भी दिया। क्योंकि सबसे मेन बात, अगर आपको गल्फ में जाना हो तो आपको 4-5 स्किल्स लेके जाना ही चाहिए। हमारा तो ऐसा था कि एक तो हम मुंह उठा के चल दिए, वहाँ पे जाने के बाद हम जॉब ढूंढ रहे हैं। फिर अमर के जो दोस्त थे उनसे भी कांटेक्ट हुआ था, वो सलाला में थे, एंड हम लोग यहाँ थे, मतलब जैसे मुंबई दिल्ली जैसा अंतर हो गया, इतना दूर था वो। फिर हम लोग ने सोचा कि हम फ्रीलांस वीज़ा लेते हैं, वहाँ पे ड्राइविंग भी सीखते हैं। ड्राइविंग सीखना हो तो वहाँ पे 1 लाख तक का खर्चा है, जो ओमानी ही सिखाते हैं, कोई और नहीं सिखा सकता आपको, वहाँ पे रूल है। देन वहाँ पे ट्रैफिक रूल्स भी बहुत ही स्ट्रिक्ट है, हर जगह जगह पे फ़ाइन है। तो मतलब अगर गल्फ की कंट्री अगर कमाती हो, इवन टूरिस्टों से भी, तो वो शायद फ़ाइन से ही ज़्यादा कमाते हैं। क्योंकि जब कोई रेंट पे कार ले लेता है उसको डेफिनेटली पता नहीं रहते, बस लाइसेंस तो क्या मिल जाता है किसी भी कंट्री का। मतलब जब आप इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हो तो लाइसेंस मिल जाता है, लेकिन रूल्स आपको देखना पड़ता है, सीखना पड़ता है हर कंट्री में जाके। तो वैसा हो गया। जो ड्रैगन कंपनी वाले थे उन्होंने क्या किया, एक ड्राइवर दे दिया, तो उनका सैलरी भी एक्स्ट्रा जा रहा था, एंड प्लस अमर को भी जो मिल रहा था अमाउंट। तो उन्होंने क्या बोला, अगर ये स्किल आपको आता तो आपको अमाउंट और ज़्यादा मिल सकता था। तो मेरा गलती ये हो गया कि मैंने अमर को बोला कि थोड़ा और अच्छे के लिए ट्राई करते हैं, थोड़ा और अच्छा अमाउंट मिल जाएगा। तो हमने उनको कॉल करके बोला कि हम
आपके पास रुकते हैं, बट हम कोई और जॉब भी ढूंढेंगे जो इसके फील्ड का हो। तो सेल्स में बहुत जॉब्स ऑफर आ रहे थे अमर को, कैशियर के लिए आ रहे थे, इन्वेंट्री के लिए आ रहे थे, फिर एक सिरप कंपनी का भी आया था एंड में। आज़ाद वीज़ा करके भी रहता है, बहुत लोग हैं जो आज़ाद, स्पेशली पाकिस्तानी लोग जो है वो बहुत आज़ाद वीज़ा पे वहाँ पे जॉब कर रहे हैं और अच्छा कमा रहे हैं वो लोग भी। मतलब जॉब तो सबके लिए है भाई, इवन नर्स के लिए बहुत ऑफर्स है वहाँ पे। तो किसी गर्ल को कोई अभी जिसका कॉलेज पास हुआ हो, जिसको बाहर निकलना हो, भाई ओमान बेस्ट है। आप डिविजल ऐप डाउनलोड कर लो, वहाँ का सिम कार्ड ले लो। सिम कार्ड भी ओमानटेल नहीं लेना, ये तो मैं बहुत अच्छा रिकमेंड आपको करूँगी। ओमानटेल इसलिए क्योंकि महंगा भी पड़ता है एंड उसके रिचार्ज बहुत महंगे आते हैं, बट हमने कमाया भी हर मंथ हमें 200 रियाल आता था एंड ऊपर से मेरा वीज़ा भी बस 10 दिन का था, तो वीज़ा पे वीज़ा एक्सटेंड हो रहा था। एंड नेक्स्ट आप वीज़ा एक्सटेंड करते हो तो पहले वाले वीज़ा से नेक्स्ट वाला वीज़ा आपको महंगा पड़ता है। 1 मंथ के बाद दुबई आके वापस ट्रांजिट करना पड़ा था, तो उसका अलग से 25,000 चार्ज लगा था। तो ऐसे करके हमारा बहुत खर्चा हो रहा था। बट वहाँ पे अगर हम पहले ही वो किसी अच्छे जॉब में सेटल होते तो शायद अच्छा रहता, बट और के चक्कर में हम काफ़ी जगह पे जॉब ढूंढते रह गए। एंड जब हमें अच्छा एक ऑफ़र आया तब हुआ यूँ कि अमर के घर से फ़ोन आता है कि उसकी जो सिस्टर है उसका शादी करना है एंड अमर के पापा जो है वो ब्लाइंड है टोटली, तो उनको कांटेक्ट करना या फिर लड़के वालों सामने लड़के वालों से बात करना वो सब नहीं जम रहा था। तो उन्होंने बोला कि भाई एटलीस्ट बहन का शादी कर ले, उसके बाद फिर निकल जाना। तो हम बस आए थे रिश्ता देखने के लिए, ये सोचा कि अभी क्योंकि सामने वाला रेडी था हमारा वर्क वीज़ा कराने के लिए एंड मुझे भी फैमिली वीज़ा पे आना था क्योंकि वीज़ा बहुत महंगा पड़ रहा था। तो हमने सोचा कि चलो अभी मुंबई आते हैं क्योंकि अमर का वीज़ा एक्सपायर हो रहा था, और मुंबई आके फिर मेडिकल सब करके फिर हम निकल जाएंगे। तो आने के बाद हमारा सारा सामान मेरे पापा के घर पे पड़ा हुआ था। टीवी इतना बड़ा, तो टीवी मतलब शादी में लिया हुआ हर एक सामान, वॉशिंग मशीन, टीवी, एसी, सब पुणे में था। तो उन्होंने बोला कि क्या कर रहे हो ये तुम लोग वहाँ पे, इतना दूर हो और कुछ होता है आगे या फिर कैसे कांटेक्ट होगा, एंड अमर अकेला ही है, मतलब उसके घर पे देखने वाला भी कोई है नहीं। एंड मेरा तो ऐसा चल रहा था कि अभी तक हमें वो चीज़ पता नहीं थी जो हमारे साथ होने वाली थी। आप लक देखो, हम इंडिया आते हैं, मुंबई आते हैं, यहाँ पे आने के बाद घर वाले हमें प्रेशराइज करते हैं कि आप शॉप ही ले लो जो आप पहले कर रहे थे, अच्छा कमा रहे थे। एंड ओमान से तो अच्छा अमर अकेला यहाँ पे निकाल लेगा वो अमाउंट, मतलब 1.5-2 लाख तो हम आराम से निकाल लेंगे शॉप से, जो हम पहले भी निकाल रहे थे। बट शॉप छोटा था, बट अभी आप बड़े में घुस सकते हो। तो हम पवई आते हैं एंड उसी जगह आते हैं जिस टाइम पे हम 1 साल 6 महीने पहले हम जहाँ पे दुकान देख रहे थे, हम वहाँ पहुँचे। बस एक जन को पूछा कि शॉप है क्या, मतलब तो वो बंदा मुझे डायरेक्ट उस बंदे से मिलाता है जिसका जो शॉप का ओनर रहता है। तो ना बीच में किसी को कोऑर्डिनेशन देना, ना कहीं और पैसा, ना किसी को खिलाना है, ना कुछ डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। हमें रोड साइड का आईआईटी मार्केट के सामने ही हमें एक बहुत अच्छा शॉप मिलता है जो हम पहले से ढूंढ रहे थे एंड ऐसे लोकेशन पे ढूंढ रहे थे जो रोड टच हो, पब्लिक आए ऐसा। तो वो शॉप भी मिल जाता है, उसी दिन घर भी मिल जाता है, क्योंकि अब घर पे नहीं रुकना था क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत मेरे घर पे रुके हुए थे। तो अमर ढूंढे निकल गया, तो वहीं पे शॉप के बगल में ही हमें घर भी मिल गया। तो घर हमने ऐसा देखा, पहले 6x6 का ही घर देखा, फिर देखा कि भाई यहाँ पे नहीं एडजस्ट हो पाएगा, सामान बहुत है। तो उसी घर के बगल में एक और घर था जो थोड़ा सा उससे थोड़ा बड़ा था, 10x10 का समझ लो। तो वो घर में आते हैं। अभी भी हमने यही किया कि पहले देखते हैं शॉप चलेगा या नहीं चलेगा, उसके बाद फिर हम अच्छा सा घर लेंगे। अभी मैं फ़िलहाल ये घर में हूँ, 3 दिन हुआ है ये घर लेके। और बट हमने स्ट्रगल काफ़ी किया। स्ट्रगल मतलब तब तक उसमें हाथ नहीं डाला जब तक खुद से अभी पैसा नहीं उड़ाना था। अब ऐसा करना था कि पहले भाई रिजल्ट दिखे, उसके बाद इन्वेस्ट करे। तो शॉप अच्छा चलने लग गया। मैं लिटरली दिन का एक गोनी जो आलू का रहता है वो आलू में छिलती थी बॉईल करके। बाद में हमने लोग देखे, लोग बढ़ाए शॉप में। अभी एक कारागिर है, एक हेल्पर है, इवन मेरे पापा भी आते थे हेल्प के लिए। मैं थी, मेरा पैर लिटरली रात को इतना सा सूज जाता था। और हम ओमान से भी ऐसे निकले हैं ना कि हमने जो चाबी था वो दरवाजे के पीछे लिटरली लटकाया है एंड पूरा रेंट बिंट सबका, किसी का पैसा नहीं रुका है, सबका अपना अमाउंट दे के रात को लुलू हाइपर मार्केट जाके वहाँ से सबके लिए सामान खरीद के
12 के पहले, आई थिंक सुबह 3:30-4 बजे का फ्लाइट हमने बुक किया है। एंड क्यों डिस्टर्ब करने, इसके लिए हमने चाबी भी रूम के पीछे ही लगा दी एंड वैसे ही भाग निकले ओमान से। वापस आने वाले थे तो सोचा फिर वीडियो बनाऊंगी और फिर पोस्ट करूंगी, बट किस्मत ऐसा था ना जो हमें इंडिया ही बुला रहा था एंड हमें वो गुड न्यूज़ अब तक पता नहीं थी। और एक बात बता दूँ, ओमान में जो पानी आता है ना, इवन गल्फ में जो पीने का जो पानी है या फिर जो नॉर्मल भी वॉशरूम में जो पानी आता है, वो थोड़ा सा सॉल्टी टाइप होता है। तो वहाँ पे ना मेरे पेट में दुख रहा था गाइस, बहुत ज़्यादा। इवन टेस्ट भी चेंज हुआ था। खाना भी हम सिर्फ साउथ इंडियन रेस्टोरेंट जाते थे, वही थाली आपने देखा होगा महाराजा रेस्टोरेंट में, तो हम पूरे 3-4 महीने हम महाराजा रेस्टोरेंट के सिवा और कहीं खाना खाए ही नहीं है। तो इडली सांभर वड़ा चटनी अपम यही सब हम खा रहे थे, तो टेस्ट ही पूरा चेंज हुआ था। तो कैसे भी करके ऐसा लग रहा था कि भाई आ जाए, पहले मुंबई आ जाए, वड़ा पाव खाऊंगी, पानीपुरी खाऊंगी, सब खाऊंगी और फिर माइंड सेट करके फिर 6 महीने के लिए मैं आऊँगी, फिर मेरा वीज़ा बनेगा, फिर मैं वापस इंडिया आऊँगी। बहुत ऐसी अलग अलग प्लानिंग हमारी चल रही है जो सब फ्लॉप, ट्रैवलिंग प्लस जॉब फ्लॉप पे फ्लॉप चीज़ें हो रही है, हेल्थ भी ख़राब हो रही है और समझ में भी नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो वहाँ पे जो लोग ऑलरेडी सालों से थे उन्होंने क्या बोला कि भाई आप ग्लूकोज का पानी पीना स्टार्ट करो, शायद उसके वजह से हो रहा होगा, पानी अलग है, डॉक्टर के पास जाने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे मेडिकल का एक्सपेंस भी बहुत है। तो इसके लिए मैंने स्किप किया, मैं गई ही नहीं और मैं बस ग्लूकोज का पानी पी रही हूँ डेली। हम आधा दिन भूखे रह रहे हैं, मर जा रहे हैं। तो बिल्डिंग से कभी कैमल मीट का स्मेल आ रहा है, कभी मटन का स्मेल आ रहा है, तो मैं हो रही प्योर वेजिटेरियन, तो मुझे जम नहीं रहा। तो मैं अमर को बोल रही हूँ भाई बहुत चेंजेस हो रहे हैं। तो हम रात भर जागे भी रहते थे, यहाँ वहाँ रेस्टोरेंट ढूंढते थे कि बाबा कहीं से कुछ मिल जाए, बट भाई मैं क्या बोलूँ, यहाँ आते हैं मेरे को वापस वो प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। मेरे पीठ पे बल मैं सो नहीं पा रही हूँ, मेरा टेस्ट चेंज हो रहा है, ऊपर से पैर सूज रहे हैं। तो एक दिन ऐसा होता है कि मैं जाती हूँ दवा खाना एंड लिटरली 11-12 बजे रहते हैं। तो जो डॉक्टर है उनकी मम्मी खुद एडमिट रहती है, तो उन्होंने बोला कि भाई आप कल आ जाओ। बट मैं ना इतना सीरियस ले रही हूँ ना, अमर इतना सीरियसली ले रहा है, बट पता नहीं क्यों हम नेक्स्ट डे जो उन्होंने टाइम बोला उस टाइम पे हम पहुँचे एंड जैसे ही पहुँचते तो मेरे को पता चलता है कि मैं 4.5 मंथ प्रेग्नेंट हूँ। कैन यू इमेजिन? एंड तब समझ में आ रहा था कि इतने 2 साल तक हम शॉप ढूंढ रहे हैं, हमें जैसा चाहिए वैसा चीज़ें देख रहे हैं, जो अब हो रही है। मतलब वो वहाँ पे काम ना होना, यहाँ पे आना, यहाँ पे घर वालों ने रुकाना, सामान पूरा लेके शॉप चालू करना एंड शॉप इतना अच्छा चलना कि मैं क्या बताऊँ, मतलब जितना हम बाहर नहीं कमा रहे थे उससे डबल तो बस अकेला इंसान। मैं ओमान में जॉब देख देख के थक गई, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड था वो बॉलीवुड इंडस्ट्री का था, इवेंट में था एंड ओमान में कम इवेंट्स होते हैं। 1-2 इवेंट्स फिर भी मैंने किए, बट वो पूरा इवेंट क्रू दुबई का था, तो दुबई जाना ओमान में अमर, तो वो सब पॉसिबल नहीं होता। तो इसके लिए फिर मैं और भी सुपरमार्केट्स में जॉब देख रही थी, कैशियर का जॉब देख रही थी, बट मेरा एक्सपीरियंस ना होने के कारण मेरे को कोई जॉब दे ही नहीं रहा था एंड डेली टैक्सी से जाओ, बहुत महंगा पड़ रहा था ओमान में टैक्सी, तो बाप रे बाप। ऊपर से ऑयल वहाँ पे इतना सस्ता है, फिर भी टैक्सी के रेट्स क्यों बढ़ा के रखे मेरे को पता नहीं। तो मुझे तो जॉब लगा ही नहीं, तो मैं अकेली ही पड़ी रहती थी। तो मैं ये सोचती थी अमर आएगा तब जाएंगे घूमने के लिए, मैं अकेले गई तो उसका छूट जाएगा। तो ये बात तो समझ में आ गया था कि भाई बाकी कंट्री आना हो ना तो बस घूमने के लिए आओ, जॉब के लिए आना हो तो प्रॉपर जॉब के लिए आओ, वो पॉसिबल नहीं रहता। फालतू का मेरा खर्चा बढ़ा, उससे अच्छा मैं अमर को भेज देती, फिर कुछ टाइम के बाद मैं फैमिली वीज़ा पे आती तो वो बेहतर रहता, बट नहीं हो पाया। बट यहाँ पे आने के बाद चीज़ें सब लाइन से हो रही है, सब हो रहा है, बट हमें लग रहा है कि गलत हो रहा है, बट सब लकीली सब हो रहा है। हमें कभी लगा नहीं था कि कभी हम बेबी कर पाएंगे, क्योंकि शादी के टाइम पे थोड़ा सा सीन हुआ था, दोनों घर वाले थोड़े से ऐसे थे कि हमारा कुंडली मैच नहीं हो रहा है, 36 गुण में से सिर्फ 4.5 गुण मिल रहे थे। एंड गाइज मैंने अब तक जितने भी डिवोर्सी लोग हैं, हॉलीवुड बॉलीवुड सीरियल आर्टिस्ट या फिर नॉर्मल कोई ऑथर, किसी को नहीं छोड़ा, सबका डाटा लेके मैं कुंडली मेकिंग करती, मैच मेकिंग करती थी। किसी का भी 4.5 गुण नहीं आता था, इवन इफ दे आर डिवोर्स्ड और दे आर नॉन डिवोर्स्ड और दे आर कपल और दे आर नॉन कपल। मतलब मैं लिटरली बोलूँ 4.5 गुण किसी का मैच नहीं हो रहा था, बस हम ही थे पूरी दुनिया में जिसका 4.5 गुण से मैच कर रहा है। ऊपर से हमारा दोनों का नंबर 4 है, हमारा नाड़ी 1 आ रहा है। ऐसे सब एस्ट्रोलॉजर ने बोल दिया था पापा को कि इन दोनों का शादी नहीं चलेगा, 3 महीने के बाद शायद मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा या फिर मैं मर जाऊंगी या फिर मेरा मर्डर करेंगे, ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें बताई थी। एंड बेबी तो होगा ही नहीं, ये बोला था। अब शादी को 1.5 साल हो गया है
1.5 साल से ज़्यादा हो गया है। तो एंड अभी मैं हूँ 8 मंथ प्रेग्नेंट गाइस। एंड अभी हम अच्छे ये घर में आए हैं। अभी इसका रेंट भी 25,000 है, शॉप का रेंट 25,000 है। तो अभी हम थोड़ा रेंट ही भर रहे हैं, बट हम अभी लाइन पे आ गए हैं, थोड़ी चीज़ें सेविंग भी हो पा रही है। और अभी इंतज़ार है बेबी का। अब हम ओमान आएंगे, बट अभी हम 3 जन आएंगे एंड अभी हम 3 जन वर्ल्ड टूर करेंगे। तो अच्छा हुआ हम कहीं ना कहीं बच गए, क्योंकि अगर एक बार वीज़ा बन जाता तो वीज़ा बनने के बाद गल्फ़ के रूल्स इतने स्ट्रॉन्ग है कि आप निकल भी नहीं सकते हो। एयरपोर्ट पे आपको, अगर आपका वर्किंग वीज़ा हो तो आपको रोक दिया जाता है। जो आपका लैंडलॉर्ड है उसका परमिशन लेना पड़ता है, लिखा हुआ दिखाना पड़ता है कि हाँ बाबा, हाँ आप उसके अनुमति से जा रहे हो, सहमति से जा रहे हो, कुछ दिन में रिटर्न आओगे। तो ऐसे रूल्स है, तो हम अटक जाते 2 साल के लिए। एंड अगर वहाँ पे प्रेगनेंसी का पता चलता तो बहुत ज़्यादा पैनिक होते हैं। कोई हेल्प के लिए नहीं था, कोई कुछ नहीं था, मैं अकेले ही दिन भर घर पे पड़ी रहती थी। खाने पीने का भी बहुत महंगाई है वहाँ पे, चीज़ें महंगी मिलती है। ये सबक तो मिला है। अभी नेक्स्ट जाएंगे, काम इंडिया में ही करेंगे। और अब 3 जन हम घूमेंगे। और डेफिनेटली अभी ये थोड़ा सा ब्रेक लिया है मैंने, और बेबी के साथ अभी हम ट्रैवलिंग करेंगे। तब तक थोड़ा सेविंग कर लेते, क्योंकि काफ़ी अमाउंट हमने खर्च किया है। और ओमान जाने से पहले हम नेपाल गए थे। नेपाल के पहले हम पूरा इंडिया घूमे, उसके पहले पूरा महाराष्ट्र घूमे। तो अमाउंट ये 1 साल में काफ़ी हमने स्पेंड किया है। तो बस गाइज यही बताना था, एंड यही गुड न्यूज़ आपको भी देनी थी, तो इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। बाकी अगर आप जॉब देखना चाहिए, या फिर हमें भी इन फ्यूचर अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी मिलता है तो हम वहाँ पे भी जॉब करने के लिए प्रॉब्लम नहीं है। कभी कभी चीज़ें पॉसिबल करनी भी पड़ती है, लेकिन हमारे साइड से पॉसिबल नहीं हुआ। वीज़ा भी मैटर करता है। जैसे कुछ वीज़ा रहता है जो नॉर्मल आता है, जो नॉर्मल टाइप के काम होते हैं। एक वीज़ा ऐसा आता है जो थोड़े हायर स्टैंडर्ड के काम होते हैं, तो वो भी डिफरेंस पड़ता है। तो बहुत कुछ है, बाहर जॉब करना इतना ईजी नहीं है। बट अगर कोई कर रहा है, करने वाला हो, एंड जो कर रहे हैं, बाय हैट्स ऑफ उनके लिए। एंड बस ये एक ही चीज़ बोलूँगी, जो नए से वहाँ पे जाना चाहता है, वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है। जो रीसेंट कॉलेज से पास आउट हुआ है उनके लिए तो बेस्ट है। शादी होने के बाद सब मैनेज करना एंड सबका सब देखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बट किसी को अभी कहीं जाना हो, कम एज से कुछ स्टार्ट करना हो, तो मुझे लगता है ओमान बेस्ट है। वहाँ पे जाओ। रूवी जैसे एरिया में आप घर ले लो, बहुत सस्ता पड़ेगा। रूवी अल कबीर जगह है, वहाँ पे आपको घर सस्ते पड़ेंगे। ड्राइविंग सीख लो, स्किल्स सीख लो, जॉब्स बहुत है। ज़रूरी नहीं कि आपको जैसे आप इंजीनियर हो या फिर डॉक्टर हो कि आपको उसी में करना है। आपको और भी अपॉर्चुनिटीज़ है, पहले उसमें कर लो, फिर धीरे धीरे करके कॉन्टैक्ट निकाल के फिर आप उस पर जाओ। किसी भी एजेंट को पैसे मत दो, क्योंकि वो सैलरी से भी कट करते हैं, एंड ऊपर से स्टार्टिंग में भी बहुत ज़्यादा अमाउंट ले लेते हैं आपसे। तो वो थोड़ा सा रिस्की है, बट 50-50 है। कभी कभी किसी का अच्छा जैक भी लग जाता है, तो जैसे अमर के दोस्तों का लगा हुआ है। तो ये सारी हमारे एक्सपीरियंसेस है। 1-2 साल थोड़ा रेस्ट, उसके बाद हम ट्रैवल करेंगे। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।